Hello, dear student. I am Pratibha Bhagat, your course teacher of Diseases of Field and Horticultural Crops and Their Management, Part 1, and welcome back again in this lecture session. Today we will discuss about the leaf spots of maize. इससे पहले हमने कुछ क्लासेस पहले हमने मेज़ के डिसीजेस के बारे में डिस्कस किया था, बट उसमें हमने स्टॉक रॉट एंड डाउनी मिल्ड्यूज के बारे में डिस्कस किया था। बट इसमें और एक मेजर डिसीज़ थी जो है लीफ स्पॉट्स। तब मैंने लीफ स्पॉट का डिस्कशन इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये डिसीज़ बहुत ही, इसके जो कंटेंट है वो बहुत ही ईजिली आपको नहीं मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये सेवरल पैथोजेंस के द्वारा कॉज किया जाता है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मोस्टली ग्रे लीफ स्पॉट के बारे में ही देखने को मिलेगा, और जो कि बहुत ही कॉमन है अपने इंडिया में, इसलिए आपको इसके बारे, इवन वर्ल्ड वाइड यह डिसीज़ बहुत ही कॉमन है, इसलिए आपको इसका जो लिटरेचर है बहुत ही ईजिली मिल जाता है। बट इसका लिटरेचर अगर आपके पास बुक नहीं है किसी तरह का तो आपको फाइंड करना बहुत ही मुश्किल है, और ड्यू टू दिस कोविड कंडीशन मैं अभी किसी तरह का मेरे पास बुक प्रेजेंट मेरे पास नहीं है। सो इसीलिए मुझे इस डिसीज़ का कंटेंट ढूंढने में इसकी लिटरेचर के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ी, और फाइनली इसका जो कंटेंट है मैंने तैयार कर लिया है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो लीफ स्पॉट ऑफ मेज इज कॉज्ड बाय सेवरल बैक्टीरिया, एंड जो ये लीफ स्पॉट है, जैसे कि यह एक सिंगल डिसीज़ है, बट यह बहुत से पैथोजन के द्वारा कॉज की जाती है, लाइक सेवरल फंजाइज एंड बैक्टीरिया। एंड ये जितने भी आपके पैथोजेंस हैं, जितने भी पैथोजेंस लीफ स्पॉट कॉज करते हैं, ये इन डिसीज़ का खुद का एक रिस्पेक्टिव सिम्टम्स होता है जो प्लांट के लीफ पे आपको देखने को मिलेगा। यानी कि हर पैथोजन का जो सिम्टम्स है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, रिस्पेक्टिव सिम्टम्स है, वो लीफ में अलग अलग पैटर्न में आता है, डिफरेंट साइज में वेरी करता है, और इनका शेप, कलर एंड स्ट्रक्चर है बहुत ही एक दूसरे से डिफरेंट होता है, क्योंकि इनका पैथोजन भी एक अलग होता है। So these are some following bacteria which cause leaf spot in maize, that is Xanthomonas campestris, पैथोवॉर, हॉलीकोला। हॉलीकोला जो इसका पैथोवॉर है, यह इंडिया में प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि इंडिया में देखा नहीं जाता, इसीलिए ये डिसीज़ कॉज नहीं करती इंडिया में। नेक्स्ट है चॉकलेट स्पॉट विच इज़ कॉज्ड बाय Pseudomonas syringae पीवी कोरोना फेसिनेंस। Pseudomonas syringae अपने इंडिया में पाया जाता है, बट जो इसका पैथोवॉर है कोरोना फेसिनेंस, ये इंडिया में अभी तक इसका देखा नहीं गया है, इंडिया में इसकी स्ट्रेन नहीं देखी गई है, इसलिए यह डिसीज़ भी इंडिया में किसी तरह का डिसीज़ कॉज नहीं करती। नेक्स्ट है आपका होलोकस स्पॉट विच इज़ कॉज्ड बाय अगेन Pseudomonas syringae पीवी syringae। या पैथोजन इंडिया में प्रेजेंट अवेलेबल है, बट अभी तक कॉर्न के प्लांट में इसे किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं देखा गया है, इसलिए मैंने आगे के स्लाइड्स में इन डिसीज़ के बारे में डिटेल्स लिटरेचर नहीं दिया है। नेक्स्ट है फंजाई। देयर आर सेवरल फंजाइज हु कॉज लीफ स्पॉट इन मेज, एंड दे आर फॉलोइंग। फर्स्ट है आपका ब्राउन स्पॉट विच इज़ कॉज्ड बाय साइसोडर्मा मेडिस। ये जो आपका साइकोडर्मा है, साइसोडर्मा है, यह भी इंडिया में नहीं पाया जाता, इसलिए यह प्लांट में किसी तरह का कॉर्न में इन्फेक्शन अभी तक देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका जोनेट विच इज़ कॉज्ड बाय ग्लियोसर्कोस्पोरा सॉर्गी। ये जो ग्लियोस्पोरा सर्कोस्पोरा सॉर्गी है, यह भी इंडिया में अभी तक इसका इंसिडेंस देखने को नहीं मिला है, इसलिए इसके भी बारे में कोई डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है कर्वुलेरिया लीफ स्पॉट विच इज़ कॉज्ड बाय कर्वुलेरिया लुनाटा। एक्चुअली कर्वुलेरिया इंडिया में डिसीज़ कॉज करता है, और यह मोस्टली गुजरात एंड साउथ में, कर्नाटक एरिया में आपको देखने को सबसे ज़्यादा मिलेगा। अदर पार्ट में भी इसका इन्फेक्शन है, बट गुजरात एंड कर्नाटक में इसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। साथ ही साथ जो कर्वुलेरिया लुनाटा है, केवल लुनाटा ही एक ऐसी स्पीसीज नहीं है जो लीफ स्पॉट कॉज करती है। कल्वेरिया की डिफरेंट स्पीसीज मेज में लीफ स्पॉट को कॉज करने में मदद करती है, बट जो लुनाटा ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ है, इसलिए यह
बट अभी तक इसका छत्तीसगढ़ में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं देखने को मिला है। नेक्स्ट है हमारा ग्रे लीफ स्पॉट विच इज़ कॉज्ड बाय सर्कोस्पोरा जी मेडिस, और इनका इन्फेक्शन हमें वर्ल्ड वाइड साथ ही साथ इंडिया और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है, इसलिए मैंने इस पैथोजन के बारे में डिस्कस किया है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ग्रे लीफ स्पॉट ऑफ मेज और कॉर्न एक फंगस के द्वारा कॉज होता है जिसका नाम है सर्कोस्पोरा जी मेडिस, और जो कि छत्तीसगढ़ में भी इसका ऑकरेंस देखा गया है। यह डिसीज़ ना ही केवल कॉमर्शियल फार्मर सेक्टर के लिए एक थ्रेट है, बट साथ ही साथ ये स्मॉल स्केल फार्मर्स के लिए भी एक थ्रेट है, क्योंकि यह इल लॉस दोनों में ही काफ़ी हद तक, ज़्यादा हद तक यह इल लॉस कॉज करती है। नेक्स्ट है हमारा सिम्टम्स। सो सिम्टम्स में हम जो इसका मोस्टली जो सिम्टम्स है वो लीफ में देखने को मिलता है, बट साथ ही साथ इसका जो कॉर्न है, कॉर्न के भी आउटर स्ट्रक्चर पे भी इसके इन्फेक्शन देखने को मिलता है। फर्स्ट इसका जो मेन सिम्टम्स है वो लीजन फॉर्म होने से स्टार्ट होता है, और ये जो लीजन्स होते हैं स्टार्टिंग में प्लांट के लोअर पार्ट से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जो लोअर लीव्स होती है ज़मीन के नज़दीक, सॉइल के नियर, वहाँ से इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी स्टार्ट होता है, और यह इन्फेक्शन धीरे धीरे अपवर्ड्स की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करने लगता है, बढ़ने लगता है। ये जो लीजन्स होते हैं, ये जो लीजन्स यानी कि ये स्पॉट्स, कॉमन नेम इसका स्पॉट है, बट अगर हम, जैसे कि मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ कि कई बार मैंने आपको बताया है कि जो इसका टेक्निकल टर्म है वह होता है लीजन्स। सो ऑब्वियसली यह भी लीजन्स फॉर्म करता है। सो ये जो लीजन्स होते हैं वो स्टार्टिंग में स्मॉल होते हैं और नेक्रोटिक स्पॉट फॉर्म करते हैं। नेक्रोटिक फॉर्म जो इसका आउटर मार्जिन होता है वह रेडिश ब्राउन कलर के मार्जिन से कवर्ड रहता है, और जो सेंटर होता है वह पेल येलो कलर का रहता है। तो ये इसका अर्ली लीजन्स का इस तरह से इसके स्पॉट फॉर्म होते हैं। स्टार्टिंग में स्मॉल होते हैं, नेक्रोटिक होते हैं। नेक्रोटिक में इसका जो आउटर मार्जिन होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जिसको सेंटर होता है वो पेल कलर का होता है। इस तरह से ये लीफ में फॉर्म होते हैं, और यह लीफ में बहुत आपस में दूर दूर बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉर्म होते हैं। इनिशियल में ये कुछ कम होंगे, लेकिन जैसे जैसे डिसीज़ बढ़ती जाएगी ये जो लीजन्स होते हैं, ये जो स्पॉट्स होते हैं, आपको लीफ के काफ़ी ऑलमोस्ट पूरे लीफ सरफेस पे देखने को मिलेगा। जैसे ही पैथोजन डेवलप करने लगता है, लीजन्स भी डेवलप करने लगते हैं और अपना एरिया बढ़ाने लगते हैं, जिससे लीफ का जो लार्ज एरिया है वह भी कवर होने लगता है और इन्फेक्ट होने लगता है। धीरे धीरे ये जो लीफ स्पॉट है, ये लीजन्स है, वो रेक्टेंगुलर हो जाते हैं, और इनकी जो एजेस होती है, जो किनारा होता है, वो स्ट्रेट रहता है। तो इस तरह से जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, स्टार्टिंग में किस तरह से स्मॉल एंड नेक्रोटिक है, लेकिन जैसे जैसे डिसीज़ डेवलप होती जाएगी, ये जो नेक्रोटिक है इनका साइज़ बढ़ता जाएगा और ये आपस में मर्ज होने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रेक्टेंगुलर शेप बना रहे हैं, और जो इनका एजेस है, इनकी एजेस कैसी है, स्ट्रेट है, जो कि प्लांट वेन के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए यह स्ट्रेट है। नेक्स्ट है, देख सकते हैं कि जहाँ पे वेन है वहीं पे यह रुक गया है इनका सिम्टम्स। नेक्स्ट है हमारा इटियोलॉजी। सो जैसे कि यह इसका जो किंगडम है फंजाई है, फाइलम इसका एस्कोमाइकोटा है, सब फाइलम है पिजिजोमाइकोटिना, क्लास है डोथीडियोमाइसिटीज, सब क्लास है डोथीडियोमाइसिटिडी, ऑर्डर है कैपोनोडियल्स, फैमिली है माइकोस्फेरेलेसी, जीनस है सर्कोस्पोरा, एंड स्पीसीज है जेमेडिस। तो ये था इस पैथोजन का टैक्सोनॉमिकल ट्री और क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इस पैथोजन के स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टर के बारे में। सो जिस तरह कि आप ऊपर में इमेज में देख सकते हैं, मैंने इसकी 5 इमेज को अलग अलग कैटेगरी में रखा है, A B C D एंड E। जो A है यह इसका कोनिडिया है, जो ए है इसका ये कोनिडियो 4 है। नेक्स्ट जो बी है यह एक डेवलपिंग कोनिडिया है, यानी कि एक जो कोनिडिया है जो कोनिडियो 4 पे डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट
सी से लेकर डी और ये इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर के इसके कोनिडिया एक ही है, बट ड्यू टू सम कंडीशन उनका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। सो पहले हम कोनिडिया के बारे में कोनिडियो 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। जो कोनिडियो 4 होता है वो स्टोमेटा के थ्रू इमर्ज होता है, यानी कि स्टोमेटा से वो निकलना स्टार्ट होता है और यह स्मॉल से मॉडरेट लार्ज शेप के होते हैं। साथ ही साथ इसमें लार्ज फेसिसल्स पाए जाते हैं और यह इरेक्ट होता है, स्ट्रेट होता है या सब सिलेंड्रिकल टू फ्लेक्सिबल होता है। और जो इसमें डिस्टिंक्टली जेनिकुलेट पाए जाते हैं और यह अनब्रांच्ड होता है, जिसका साइज होता है 40 to 180 इंटू 4 to 8 माइक्रोमीटर। एंड इसमें सेप्टेशन पाया जाता है, या तो इसमें 0 सेप्टेशन भी प्रेजेंट होता है या तो 1 to 8 सेप्टेशन भी प्रेजेंट होते हैं, यानी 1 से लेकर 8 तक का सेप्टेशन, या 1 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर पूरे कंप्लीट 8 सेप्टेशन आपको देखने को मिलेंगे, या फिर कभी कभी आपको 0 सेप्टेशन को भी देखने को मिलेगा, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें 0 सेप्टेशन है। नेक्स्ट है हमारा सेप्टेशन के साथ साथ जो इनका कलर होता है वो पेल ऑल्विशियस टू मीडियम ब्राउन कलर का होता है, यानी कि जो कोनिडिया 4 का जो कलर है वह कैसा होगा, यूनिफॉर्मली होता है, यूनिफॉर्म या तो पेल ऑल्विशियस होगा या तो मीडियम ब्राउन कलर का होगा। साथ ही इनकी जो वॉल होती है, यानी कि जो इनकी वॉल्ड होती है वह थिन होती है, पतली होती है, साथ ही साथ ये स्मूथ भी होती है और कोनोडियोजीनियस सेल इंटीग्रेटेड होते हैं। टर्मिनल होता है, ओकेशनली इंटरकैलोरी भी होता है। साथ ही साथ जो इसका लंबाई है, लेंथ है, वह 10 to 40 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। जो कोनिडियोजीनस इसमें लोकी भी प्रेजेंट होता है। जो लोकाई होते हैं वह थिक होते हैं एंड डार्क होते हैं और जिनकी चौड़ाई 2 to 3 माइक्रोमीटर होती है। इस तरह का कोनिडिया यह कोनिडिया अपने टॉप पे कोनिडिया 4 इस तरह का कोनिडिया 4 अपने टॉप पे कोनिडिया डेवलप करता है। ये कोनिडिया जो होते हैं वो ऑब्क्लेव्ड और सब सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब सिलेंड्रिकल टू ऑब्क्लेवेट शेप के हो रहे हैं। जो इनका साइज होता है वो 30 to 100 इंटू 4 to 9 माइक्रोमीटर होता है। साथ ही साथ इसमें भी 1 to 10 तक का सेप्टेशन पाया जाता है, जबकि जो आपका कोनिडिया 4 था उसमें 0 से 1 to 8 सेप्टेशन देखने को मिलता है। लेकिन कोनिडिया 4 में आपका क्या 1 to 8 सेप्टेशन देखने को मिलता है, लेकिन कोनिडिया में इसके 1 to 10 तक का सेप्टेशन देखने को मिलता है। यह हाईलाइन होते हैं, इनकी जो वॉल होती है वह थिन होती है, जैसे कि कोनिडिया 4 को भी जो वॉल थी वह भी थिन थी। कोनिडिया 4 भी स्मूथ था, साथ ही इसकी कोनिडिया भी स्मूथ है, लेकिन जिसका एपेक्स होता है वो ऑब्ट्यूज होता है। सो आप देख सकते हैं किस तरह से इसका जो एपेक्स है यहाँ पे ये ऑब्ट्यूज है, इसे ही हम कहते हैं ऑब्ट्यूज। जो इसका बेस होता है, ये इसका एपेक्स है, ये इसका बेस है। तो जो इसका एपेक्स है वह ऑब्ट्यूज है और जो इसका बेस है वह कैसा होता है, वो ट्रूनिकेट होता है। और इसमें हीला, जो इसकी हीला होती है वो समवॉट थिकंड होती है और डार्कंड होती है, यानी कि थोड़ी बहुत वो थिक और डार्क कलर की होती है। और साथ ही साथ जो इसका हीला का साइज है वो 2 to 3 माइक्रोमीटर इस वाइड होती है। सो ये था इस पैथोजन का कैरेक्टर, सर्कोस्पोरा ज़ीमेडिस का स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके डिसीज साइकिल के बारे में। सो इस पैथोजन का डिसीज साइकिल एक्चुअली बहुत ही इजी है। यह भी एक सॉइल बॉर्न पैथोजन है, बट इसका जो स्प्रेड है वो एयर एंड वाटर या रेन स्प्लैश के थ्रू ही होता है। किस तरह? सो स्टार्टिंग में जो पैथोजन होता है, अगर कोई इन्फेक्टेड फील्ड है या फिर इसका स्पोर ऑलरेडी फील्ड में, इसका स्पोर जो है ऑलरेडी फील्ड में प्रेजेंट है, तो फील्ड में प्रेजेंट होने से क्या होता है, ये प्रेजेंट कैसे होगा, किस फॉर्म में होगा? ऑब्वियसली ये फील्ड में आपके क्रॉप डेब्रिस पे होगा, यानी कि अगर ये कॉर्न का जो प्लांट है अगर वो पहले से इन्फेक्टेड हुआ तो वो फील्ड में ऑलरेडी क्या होगा, उसे क्रॉप डेब्रिस में भी वह प्रेजेंट रहेगा। तो
क्रॉप डेब्रिस में प्रेजेंट रहेगा तो जैसे ही वो अर्ली स्प्रिंग का सीजन जब आता है तो ये जो कोनिडिया होता है वो डेवलप करना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि यह डेड मटेरियल पे भी यह डेवलपमेंट कर सकता है, यानी कि एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। सो यह किस तरह का है, यह डेड मटेरियल पे भी सर्वाइव कर सकता है। सो यह डेड मटेरियल पे सर्वाइव कर रहा है, वहाँ पे अपना स्ट्रक्चर कोनिडिया फॉर्म कर रहा है। और जैसे ही फील्ड में, अगर मान लीजिए फील्ड में हमने कॉर्न की, मेज की अगर हमने सोइंग करी और उसमें सीडलिंग प्रिपरेशन स्टार्ट हो जा रहे हैं, तो ये स्पोर क्या होंगे, वाटर या फिर रेन स्प्लैश के थ्रू ट्रैवल करके हेल्दी प्लांट में पेनिट्रेशन कर देंगे। उनके सबसे पहले हेल्दी प्लांट के सरफेस में जाके चिपक जाएंगे, मोस्टली उनके लीफ एरिया पे। और लीफ एरिया में जैसे यह अगर लैंड करते हैं ये स्पोर्स, तो वहाँ पे यह जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और लीफ सरफेस को पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये लीफ को पेनिट्रेट करेंगे, प्लांट के अंदर एंटर हो जाते हैं और पैथोजन प्लांट के अंदर डेवलप होने लगता है, यानी कि वह एक हेल्दी प्लांट को अनहेल्दी कर देता है और उसमें अपना स्ट्रक्चर फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। जैसे ही इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, प्लांट में सिम्टम्स भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि मोस्टली लोअर सरफेस पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो लोअर सरफेस है वो बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आ जाता है, इसलिए लोअर जो सरफेस है वो सबसे पहले इन्फेक्ट होते हैं और वहाँ पे सिम्टम्स कॉज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे वो जो फॉलिएज है, जो लीव्स है, उसमें सिम्टम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, लीजन्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो इन्फेक्टेड क्रॉप है, अगर वो मैच्योर होने लगता है या लीजन्स मैच्योर होने लगते हैं, तो जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो यहीं पे होता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन यहाँ पे भी वो एयर और वाटर या फिर रेन स्प्लैश के थ्रू सेकेंडरी स्प्रेड हो रहा है इसका। वह एयर या वाटर के कांटेक्ट में आके उसके थ्रू ट्रैवल करके वो अन्य हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे, या फिर वो अगेन वो क्रॉप रेसिड्यू पीरियड में जब प्लांट को हार्वेस्ट करेंगे तो वह फिर से वो क्रॉप रेसिड्यू में अगर फील्ड में रह गए तो वह फिर से वो नेक्स्ट सीजन के लिए, अगर हमने नेक्स्ट सीजन में फिर से हम मेज को ग्रो करते तो वो नेक्स्ट सीजन में हमें फिर से देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से इसका डिसीज साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। कॉर्न ग्रे लीफ का स्पॉट का जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो कहाँ से हो रहा है, वह एक सॉइल बोर्न पैथोजन के कारण हो रहा है। और यहाँ पे वह सॉइल में किस रूप में प्रेजेंट है, वह प्लांट के डेब्रिस में प्रेजेंट है, जो कि इवन डेड होने के बावजूद भी वह उस पर डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इनाकुलम यहाँ पे इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस है, जो कि स्प्रेड हो रहे हैं, जो कि डिस्पर्स हो रहे हैं किसके थ्रू, एयर एंड वाटर के थ्रू, रेन स्प्लैश के थ्रू। एंड यहाँ पे इसका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनाकुलम वह एयरबॉर्न कोनिडिया एंड आपका रेन स्प्लैश है, मोस्टली एयरबॉर्न कोनिडिया के थ्रू ही होता है जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है। तो इस तरह से इस डिसीज का कंटिन्यूसली साइकिल चलते रहता है और यह कंटिन्यूसली आपको फील्ड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा फेवरेबल कंडीशन। जो फेवरेबल कंडीशन है वह एनवायरनमेंट के थ्रू हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट ही इसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराता है, या फिर कभी कभी हम ह्यूमन के कारण भी फेवरेबल कंडीशन इन पैथोजन को मिलते हैं, जैसे कि फील्ड में इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करना बार बार, या फिर इन्फेक्टेड सीड्स का यूज़ करना, या फिर अधिक, जैसे कि राइस के केस में हो रहा था, अधिक नाइट्रोजन प्रोवाइड फील्ड में अप्लाई कर देना, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करना, तो इस तरह से डिसीज़ क्या इजीली डेवलप करता है और सर्वाइव कर लेता है। बट मेज के कंडीशन में 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि पैथोजन को फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट है टेम्परेचर, नेक्स्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और थर्ड है लीफ वेटनेस। लीफ वेटनेस हम कैसे डिसाइड करते हैं, अगर लीफ वेटनेस हम किसी लीफ का वेटनेस हम तब डिसाइड करते हैं जब लीफ में जो उसका वेटनेस का, यानी कि उसमें जो गीलापन है वो कंटिन्यूअसली कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो कंटिन्यू करे, यानी कि 5 घंटे के लिए कंटिन्यू लीफ में वेटनेस है। अगर लीफ गीला है, हो सकता है वो कंटिन्यूअसली बारिश की वजह से हो, ड्यू के कारण हो, या फिर
एनवायरनमेंट में नमी के कारण हो। तो इस तरह से वो वेटनेस आवर्स के कारण ही डिफरेंट पैथोजन को यह फेवर करता है। इस डिसीज़ को फेवर करने के लिए जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है वो 70 to 90 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, यानी कि 25 से 32 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर इस डिसीज़ के लिए फेवरेबल टेम्परेचर है। नेक्स्ट है इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो इसका फेवरेबल कंडीशन फेवरेबल रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो है 90% से ज़्यादा। लेकिन अगर 12 घंटे के लिए हमें 90% से या फिर 90% से ऊपर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी फील्ड में एनवायरमेंटल कंडीशन प्रेजेंट करता है, तभी वह फील्ड में डिसीज़ को डेवलप करेगा, यानी कि वह डिसीज़ के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है हमारा लीफ वेटनेस। जैसे कि मैंने पहले बताया कि लीफ वेटनेस किस तरह से हम उसे क्राइटेरिया में गिनते हैं। सो इसी प्रकार सर्कोस्पोरा के लिए आपको जो मेज में सर्कोस्पोरा को कॉज करने के लिए 12 घंटा या फिर उसके डेवलपमेंट के लिए 12 आवर के लिए कंटिन्यूसली 12 घंटे के लिए 12 आवर्स के लिए लीफ वेटनेस फील्ड में होनी चाहिए, यानी कि वो हो सकता है या तो बारिश के थ्रू हो, या तो इरिगेशन के थ्रू हो, या तो वो ड्री के थ्रू। लेकिन अगर कंटिन्यूसली उसको 12 घंटे की वेटनेस मिल गई तो वह डिसीज़ के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करेगा। सो यहाँ पे इस डिसीज़ को 3 एनवायरमेंटल फैक्टर फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें टेम्परेचर 25 to 32 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 90% फॉर 12 आवर्स, लीफ वेटनेस मोर देन 12 आवर्स। सो इस तरह से यह डिसीज़ को फेवर करने में हेल्प करते हैं हम, यानी कि उन्हें फेवर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इस डिसीज़ का इम्पैक्ट क्या होता है क्रॉप पे। जैसे कि कोई भी डिसीज़ हम इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि उनका कोई हैवी इम्पैक्ट होगा प्लांट पे, अदरवाइज हम डिसीज़ को डिस्कस नहीं करते। सो जैसे कि जो लीफ एरिया है वह जो ग्रेन फिलिंग या के टाइम पे जो लीफ एरिया का इन्फेक्शन होना, लीफ एरिया कवर होना लॉस को रिलेटिवली कैरेक्टराइज करती है। सो जो पहला है, अगर जो फर्स्ट है, इफ ग्रेन फिल आउट पेज डिसीज प्रोग्रेशन एल्ड लॉस मे बी माइनर, यानी कि अगर जो डिसीज़ का प्रोग्रेशन है वो ग्रीन फिलिंग के बाद हो, है ना, ग्रीन फिलिंग के बाद हो, तो जो डिसीज़ होगी वो ग्रीन फिलिंग में उसका इम्पैक्ट बहुत ही कम पड़ेगा, और जो डिसीज़ होगी वह उसका इल लॉस बहुत ही माइनर होगा। लेकिन अगर जो लीफ एरिया है, इफ सिग्निफिकेंट लीफ एरिया इज लॉस्ट बिफोर ग्रेन फिल इज कंप्लीट, इल लॉस विल बी ग्रेटर। इसका मीन यानी कि जो लीफ एरिया होगा वो ग्रेन फिलिंग के पहले बहुत ही सिग्निफिकेंट रूप से लॉस कर चुकी होगी, यानी कि लीफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुके होंगे, पूरी तरह से में ब्लाइटनिंग हो गई होगी, स्पॉट पूरी तरह से कवर कर चुके होंगे मैक्सिमम लीफ एरिया को। तो जो ग्रेन फिलिंग है वह नहीं हो पाती, और जिससे जो इल लॉस होता है वो ग्रेटर होता है। साथ ही साथ इस डिसीज़ के कारण स्टॉक रॉट भी इंक्रीज होता है। लॉस ऑफ फंक्शनल लीफ एरिया ड्यूरिंग ग्रेन फिल मे बी लीड टू स्टॉक रॉट एज कार्बोहाइड्रेट आर टेकन फ्रॉम स्टॉक टू फिल कर्नल्स। यहाँ पे रॉटनिंग इसलिए हो रही है क्योंकि जो लीफ एरिया है उनमें लॉस होने के कारण, अगर ग्रेन फिलिंग के टाइम पे जो लीफ एरिया उनका लॉस हो रहा है, जिसके कारण वो क्या हो रहा है, वो स्टॉक रॉट को लीड कर रहा है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टॉक के थ्रू ले ली जा रही है, यानी कि स्टॉक के द्वारा कंज्यूम कर ली जा रही है ताकि वो कर्नल्स को फिल कर सके, जिस वजह से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होने से जो स्टॉक है उसमें रॉटनिंग हो जा रही है। सो यह था ग्रे लीफ स्पॉट का इम्पैक्ट मेज के क्रॉप पे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। जो इसका मैनेजमेंट है वह है, हम डिफरेंट टैक्टिक्स को यूज़ करके मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपका टिलेज, क्रॉप रोटेशन, फंजीसाइड एप्लीकेशन। जैसे कि जो क्रॉप रोटेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम कंटिन्यूस फील्ड में, क्योंकि ये सॉइल बॉर्न है, अगर हम कंटिन्यूसली इसमें कॉर्न को लगाते जाएंगे, मेज क्रॉप की ही कल्टीवेशन करते जाएंगे, तो ये फील्ड में हर साल आएगा। हमें ऐसे क्रॉप के साथ इसे रोटेट करना है जो कि इस पैथोजन के लिए नॉन होस्ट हो।
साथ ही साथ हमें टिलेज प्रैक्टिसेस पे भी ध्यान देना है। अगर हम सोइंग से पहले अगर हम फील्ड पे डीप समर प्लाविंग करते हैं तो जो क्रॉप रेसिड्यू हैं वो सनलाइट में एक्सपोज हो जाएंगे और उसमें जो पैथोजन होगा ड्यू टू टेम्परेचर वो मर जाएंगे। समर के टाइम में जैसे कि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, अराउंड 30-40, मोर देन 40, तो उसमें पैथोजन बहुत ही ईजिली सर्वाइव नहीं कर पाते, वो मर जाते हैं। तो हमें डीप समर प्लाविंग करना बहुत ही ज़रूरी इस तरह के फील्ड में। या फिर हमें पूरी तरह से सैनिटेशन को फॉलो करना होगा। सैनिटेशन के लिए हमें जितने भी फील्ड से क्रॉप रेसिड्यू है उनको रिमूव करना है, जो कि डिसीज़ को अल्टीमेटली रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सो इस तरह से हम ये कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस करके फील्ड में रिलीफ स्पॉट का कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम हाइब्रिड वैरायटी लगा सकते हैं जो डिसीज़ को अगर हम हाइब्रिड वैरायटी का यूज़ करते हैं जो इस डिसीज़ के लिए रेसिस्टेंट हो या ससेप्टेबल हो, तो हमें क्या होगा, हमारे फील्ड में इल्ड का लॉस ही नहीं होगा। तो इस तरह से हम रेसिस्टेंट वैरायटी या ससेप्टेबल वैरायटी का यूज़ करके पैथोजन को फील्ड में इम्पैक्ट करने से रोक सकते हैं। साथ ही साथ हम फंजीसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर फंजीसाइड्स है जिसका हम यूज़ करके फील्ड में ऐसा कंट्रोल कर सकते हैं। मोस्टली हम जितना भी आप फंजीसाइड्स हैं आपके जितने भी फंजीसाइड्स हैं उसमें कुछ पर्टिकुलर फंजीसाइड्स का यूज़ करके हम डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि कार्बेंडाजिम, मैनकोजेम, इस तरह के हम फंजीसाइड्स का केमिकल्स का यूज़ करके डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। आपका जो आज हमने मेड लीफ स्पॉट को कंप्लीट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट डिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।